हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीडीपी के होंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, हेल्प करेंगे आपको आने वाले एग्जाम में। इसके अलावा आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका टेस्ट होगा 9:10 पर डे होता है। तो जो भी क्लासेज आपकी यहाँ होती हैं उनसे रिलेटेड आपका टेस्ट लिया जाता है, तो इसलिए टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, हर एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? ऑप्शन है वॉल्टर की, वॉटसन की, कार्ले की या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर करेंगे क्या होगा? साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, ये रचना किसकी है? अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो सबसे पहले करेक्ट आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, वॉटसन। वॉटसन की ये रचना है, कौन सी है? साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, ये रचना किसकी है? वॉटसन की है। बात करें अगर हम वॉल्टर की, तो वॉल्टर ने अल्बर्ट बंडूरा की तरह, किसकी तरह? अल्बर्ट बंडूरा की तरह ही जो अधिगम है उसको कैसा माना है? अनुकरण करके माना है, देखकर माना है, ऑब्जर्व करके माना है, निरीक्षण करके माना है। जैसे अल्बर्ट बंडूरा इस बात को कहते हैं कि जो अधिगम है वो कैसे होगा? निरीक्षण करके होगा, समाज को देख देख कर होगा, अनुकरण करके होगा। तो उसी तरीके से वॉल्टर ने भी माना है। वॉटसन की अगर हम बात करें तो वॉटसन से रिलेटेड एक बहुत ही रोचक तत्व है जो हर बार आ जाता है और इम्पोर्टेंट है। जेबी वॉटसन ने बाह्य दर्शन विधि दी। कौन सी विधि दी? बाह्य दर्शन विधि, यानी व्यवहारवादी हैं ये। कौन? जेबी वॉटसन। इन्होंने कहा कि आप मुझे कोई भी एक बच्चा दो और मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूँ। और इनके बारे में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है वॉटसन के बारे में। वॉटसन ने अपने ही एक छोटे बच्चे पर प्रयोग किया था जिसका नाम था लिटिल अल्बर्ट। नाम याद रखना, जिस बच्चे पर वॉटसन ने प्रयोग किया था उसका नाम था लिटिल अल्बर्ट। ध्यान रखिएगा, जेबी वॉटसन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जेबी वॉटसन ने आधुनिक जो मनोविज्ञान है उसे व्यवहार का मनोविज्ञान माना। कैसा विज्ञान? व्यवहार का मनोविज्ञान माना। और इन्होंने जेम्स और वुंट दोनों का विरोध करके मनोविज्ञान को मनुष्य का बाहरी व्यवहार बताया है। क्योंकि जेम्स और वुंट जो थे उन्होंने चेतना का, किसी ने आत्मा का, किसी ने मन का विज्ञान कहा, लेकिन जेबी वॉटसन ने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का मनोविज्ञान है। बच्चे के, मनुष्य के बाहरी व्यवहार का हम अध्ययन कर पाते हैं, उसके अंदर क्या छुपा है ये आप भी नहीं जानते। तो जो मनोविज्ञान है वो बाहरी व्यवहार का अध्ययन है। ये किसने कहा? तो ये बात कही जेबी वॉटसन ने। इसलिए जेबी वॉटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित की? बाल चिंतन की भाषा ये पुस्तक है, ये किसने प्रकाशित की थी ये आपको बताना है। पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, रूसो ने या सभी ने? आंसर कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाल चिंतन की परिभाषा इसको किसने प्रकाशित किया था ये आपको बताना है। अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बाल चिंतन की भाषा, कैसी भाषा? बाल चिंतन की भाषा की बच्चों का चिंतन किस तरीके का होता है, बाल चिंतन की भाषा नामक ग्रंथ का प्रकाशन किया। किसने किया? जीन पियाजे ने। अब बात हुई है यहाँ पर किसकी? जीन पियाजे की। तो जीन पियाजे के बारे में आपको सारी चीज़ें जान लेनी है, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं जीन पियाजे से। तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, जीन पियाजे ने बच्चे के विकास की या मानव विकास की 4 अवस्थाएं बताएं कि किस तरीके से बाल विकास होता है, बालक का विकास होता है। जीन पियाजे ने कहा कि बच्चा खुद एक वैज्ञानिक है। बच्चा क्या है? खुद एक वैज्ञानिक है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, बच्चे को संज्ञान होता जाता है, वैसे वैसे ही बच्चे का विकास होता जाता है। जिस स्टेज पर, जैसे पहली स्टेज पर संज्ञान कम रहता है तो कम विकास होता है, दूसरी स्टेज पर बढ़ जाता है तो ज़्यादा हो जाता है, तीसरी स्टेज पर और बढ़ जाता है तो और ज़्यादा हो जाता है, चौथी स्टेज पर और ज़्यादा हो जाता है। तो ये जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो खुद से ही उसका संज्ञान बढ़ता जाता है। और इनकी एक बात ध्यान रखिएगा कि इन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा। किसने? जीन पियाजे ने। ये कहते हैं कि बच्चा वैज्ञानिक है, खुद ही खोज कर लेता है सारी चीज़ों की, लेकिन एक टाइम लिमिट होता है, अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरीके से होता है। 4 स्टेज बताई थी, संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, फिर उसके बाद में दूसरी अवस्था थी और इसको माना है संवेदी पेशी जो अवस्था है 0 से 2 वर्ष,
फिर उसके बाद में 2 से 7 वर्ष की अवस्था को इन्होंने नाम दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से एवं। जो पहली एज है 0 से 2 वर्ष की संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, इसमें बच्चा वस्तुओं की निरंतरता पर ज़्यादा फोकस रखता है, अनुकरण करके सीखता है, मूल प्रवृत्ति पर डिपेंडेंट बच्चे का पूरा व्यवहार होता है और परावर्तित प्रक्रिया होती है, परावर्तित होती है, एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। अगर किसी एक बात को जैसे कहने लग गया कि मुझे आज खिलौना चाहिए, मुझे आज खिलौना चाहिए, तो उसी को दोहराता रहेगा, उसी चीज़ को रिपीट करता रहेगा 0 से 2 वर्ष में। उसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है 2 से 7 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस अवस्था में विलोमीयता का अभाव रहता है, अविलोमीयता पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। संरक्षण का अभाव रहता है 2 से 7 वर्ष में। फिर 7 से 11 वाली में संरक्षण आ जाता है, विलोमीयता आ जाती है, सजीवता रहती है। यहाँ पर हर चीज़ को सजीव समझता है 2 से 7 वर्ष में। जैसे कोई बुक है तो उसको समझना ये है कि बुक भी बोलती है, चलती फिरती, घूमती खाती फिरती है, यानी सजीवता का अभाव, सजीवता का प्रभाव पाया जाता है। गिनती वर्णमाला की शुरुआत हो जाती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक। फिर उसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है कि बच्चे को जो दिखाई देगा मूर्त रूप से उसको वो हल कर पाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर है 11 से ऊपर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें संकेतों के माध्यम से बच्चा चीज़ों को सॉल्व करने लगता है। अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए स्टार करके रखिए। जीन पियाजे बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान किसको कहेंगे? बाल मनोविज्ञान के विस्तार को, बाल विकास का विस्तार होगा, या सामाजिक मनोविज्ञान का विस्तार होगा, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर करेंगे विकासात्मक मनोविज्ञान। और जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। बताइए विकासात्मक मनोविज्ञान हम किसे कहेंगे? या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे आप करेंगे। जीन पियाजे के विकास को संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विकासात्मक मनोविज्ञान की अगर हम बात करें, जब जैसे बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान में क्या था कि बच्चे के गर्भ से लेकर और बाल्यावस्था तक अध्ययन किया जाता था, तो इसका नाम था बाल मनोविज्ञान। लेकिन जब गर्भ से लेकर और बच्चे के जब तक बच्चा परिपक्व होता है तब तक या पूरे मानव जीवन का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं बाल विकास। तो विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है? बाल विकास का विस्तार है। किसका विस्तार है? बाल विकास का विस्तार ही विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर देंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और तब आपको आंसर करना है क्वेश्चन 4 का। क्वेश्चन है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। जो बच्चे हैं उनकी शारीरिक वृद्धि की दर कब अधिक होती है? ऑप्शन है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कीजिए क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय। किशोरावस्था में कैसा होता है? विकास तीव्र होता है। कैसा होता है? तीव्र, यानी विकास की जो दर है वो तीव्र होती है। कब? किशोरावस्था में। किसकी बजाय? पूर्व बचपन की बजाय। शारीरिक विकास की बात हो रही है। कैसे विकास की? शारीरिक विकास की, क्योंकि किशोरावस्था में अनेक परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं और शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे किशोरावस्था में। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो इसका आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिए। विकास होगा, अस्थिरता होगा, परिवर्तन होगा, समायोजन होगा। इस क्वेश्चन में आप बहुत गलतियां करने वाले हैं, ध्यान से आंसर करेंगे। और ये जो तरीका है जो कि मैंने, क्योंकि हमारा जो शिक्षण सामग्री है वो जितनी ज़्यादा आकर्षक होती है, जितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उसको बना सकते हैं, उतना ही इंटरेस्ट आता है लर्नर्स को। तो मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ आपके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। आपका इंटरेस्ट जागे, आपको पढ़ने में मन लगे, आप पढ़ाई को एंजॉय के साथ में करें। ऐसा करने के लिए मैं कई सारी चीज़ों का यूज़ करती हूँ, कभी कुछ कुछ ना कुछ नया क्रिएट करती रहती हूँ। तो आज का जो तरीका है, स्लाइड एकदम पर्दे की तरह खुलकर आती है और आपके सामने क्वेश्चन आता है। तो ये तरीका कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको हम आगे भी
कंटिन्यू रखेंगे। तो क्वेश्चन है किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। बात करें अगर हम किशोरावस्था की, तो अस्थिरता भी होती है, समायोजन भी होता है, लेकिन जब किशोरावस्था का समापन होता है तब बच्चा समायोजन पर आता है, लेकिन शुरुआत में समायोजन से बिल्कुल परे रहता है। तो बात करें किशोरावस्था को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो इसके लिए ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, परिवर्तन। समायोजन ना कर पाना भी एक परिवर्तन है, क्योंकि जन्म से बच्चा ऐसा नहीं था कि समायोजन नहीं कर पाया। अस्थिरता भी एक परिवर्तन है। तो सबसे बेटर जो ऑप्शन है वो है परिवर्तन, ऑप्शन थर्ड ज़्यादा बेहतर है। अगर परिवर्तन नहीं होता ऑप्शन में तब हम अस्थिरता के साथ में जा सकते थे, लेकिन परिवर्तन दिया है तो ऑप्शन थर्ड ज़्यादा बेटर रहेगा किशोरावस्था के लिए। किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन आपको बच्चे में देखने को मिलेंगे, जो कि उसको अस्थिर बनाते हैं। बच्चा जो समायोजन नहीं कर पाता उसका रीज़न यही है कि बहुत सारे उसमें परिवर्तन होते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं समझ पाते और कुछ बच्चे के अंदर परिवर्तन है। अगर बाल विकास कोई पढ़ लेता है तो उसको फिर किशोरावस्था में बच्चे को समझने में दिक्कत नहीं होती। हम अगर बात करें किशोरावस्था के उपनामों की, क्योंकि उपनाम से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किशोरावस्था से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। किशोरावस्था जो एज है वो 13 से 18 या 12 से 19, तो कई बार 13 से 18 या 19 पाई जाती है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप आंसर करेंगे। तो इसकी एज है 13 से 19 वर्ष। इसके उपनाम बहुत सारे हैं, जैसे तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था, संघर्ष की अवस्था, ये किसने कहा? स्टैनले हॉल ने कहा। व्यक्तिगत समायोजन काल, किसने कहा? ये विद्रोह की उम्र, विरोधी मानसिकता की उम्र, ठीक है, ये किसने कहे हैं? जटिल काल, जटिल काल किसने कहा? टीन एज किसने कहा? तो ये सारे इसके उपनाम हैं। कितने उपनाम हैं? तनाव की अवस्था आपसे पूछा जाए तो किशोरावस्था, तूफान की अवस्था किशोरावस्था, संघर्ष की अवस्था किशोरावस्था, व्यक्तिगत समायोजन काल क्या है? किशोरावस्था, खुद से समायोजन करना किशोरावस्था, विरोधी मानसिकता की उम्र किशोरावस्था, जटिल काल किशोरावस्था, टीन एज किशोरावस्था, इतने सारे इसके उपनाम हैं, ध्यान रखिएगा, आपको याद रखने हैं। इसकी विशेषता क्या है किशोरावस्था की? विषम लिंगीय प्रेम की भावना महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर विषम लिंगीय प्रेम जागृत हो जाता है। जो विषम लिंगीय होते हैं, लड़के को लड़की से और लड़की को लड़के से प्रेम की भावना जागृत होती है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। आप सब लोग किशोरावस्था से गुजर के आए होंगे, तो आप सबको बेहतर पता है कि किशोरावस्था में किस तरीके के परिवर्तन पाए जाते हैं। अगर बात करें यहाँ से परिभाषाओं की, तो तूफान, संघर्ष, तनाव की अवस्था किसने कहा? स्टैनले हॉल ने कहा। किसको? किशोरावस्था को। और पॉल सनिक की परिभाषा है, किशोर प्राणों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। जो किशोर हैं, जो बच्चे हैं 13 से 19 उम्र के, वो बड़ों को, प्राणों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। अपराध की अवस्था किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, ये किसने कहा? स्किनर ने। स्किनर ने तो बिल्कुल किशोरावस्था वाले बच्चों की धो डाली। स्किनर ने कहा कि निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं होती इन लोगों में। किसने कहा? ये स्किनर ने कहा, ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा किशोरावस्था से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको अगर मैं बताने आपको बैठ जाऊं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। जैसे हड्डियों की संख्या आपसे अगर पूछ ली जाए किशोरावस्था में, तो 206 होती है। कितनी होती है? 206, क्योंकि बच्चा परिपक्व होने की कगार पर होता है। धड़कनें जो हैं वो स्थायी हो जाती हैं, नियमित हो जाती हैं। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जो हार्ट बीट है, मानसिकता का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। समथिंग 1400 ग्राम पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। कब? किशोरावस्था में। लंबाई की बातें करें तो 16 वर्ष की बच्ची और 18 वर्ष के बच्चे की लगभग लंबाई होने लगती है पूर्ण रूप पर। दांत जो हैं ये प्रज्ञा के दांत होते हैं, यानी चौघड़ दांत, अक्ल के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। कब? किशोरावस्था में। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है किशोरावस्था से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। 5 वर्ष का शिशु मित्रों की पुस्तक देखते समय पसंद करता है। कोई 5 साल का बच्चा है, अपने मित्रों की पुस्तक देखता है तो क्या पसंद करेगा? पढ़ना, सोना, बातें करना या कहानी सुनना? वेरी इजी क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 5 वर्ष का कोई बच्चा है, उसे नैतिकता से कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, उसे क्या मतलब है? कहानी सुनने से मतलब है। उसे क्या मतलब है? सिर्फ कहानी सुनने से मतलब है। तो ऑप्शन 4 यहाँ करेक्ट होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना है। वैलेंटाइन महोदय ने सीखने का आदर्श काल किसको माना है? ये आपको आंसर करना है। ऑप्शन हैं किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना है शैशवावस्था को। किसको माना है? शैशवावस्था को माना है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है थर्ड। अगर वैलेंटाइन की बात करें तो वैलेंटाइन ने किशोरावस्था को क्या कहा? अपराध की अवस्था। स्किनर ने क्या कहा? कि निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं होती। स्टैनले हॉल ने क्या कहा था किशोरावस्था को?
कि तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है किशोरावस्था। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर शैशवावस्था की कि वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श किसको कहा है? शैशवावस्था को कहा। अब बात हुई है यहाँ शैशवावस्था की। शैशवावस्था की हम बात करें तो शैशवावस्था में 2 ग्रंथि विकसित होती हैं। कौन कौन सी ग्रंथि हैं? इलेक्ट्रा और ओडिपस। इनको ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रा ग्रंथि और कौन सी ग्रंथि है? ओडिपस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? ओडिपस, ओडिपस ग्रंथि। ये जो इलेक्ट्रा है ये लड़कियों में पाई जाती है और ओडिपस जो है ये लड़कों में पाई जाती है। इस ग्रंथि के होने से, इलेक्ट्रा ग्रंथि से होता क्या है कि बच्चा अपने, लड़की जो है अपने पिता के प्रेम में रहती है, यानी पिता की तरफ आकर्षित रहती है, विषम लिंगी की तरफ। और ओडिपस ग्रंथि से लड़का अपनी माँ की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहता है, माँ को ज़्यादा प्रेम करता है 2 से 3 वर्ष की उम्र में। तो ये शैशवावस्था की ही उम्र है। समलिंगी ईर्ष्या होती है। कैसी ईर्ष्या? समलिंगी, यानी लड़की को अपनी माँ से और लड़के को अपने पिता से ईर्ष्या होती है। कैसी ईर्ष्या? समलिंगी ईर्ष्या। बात करें अगर हम यहाँ शैशवावस्था की, तो अनुकरण एवं प्रत्यक्ष विधि से सीखता है बच्चा। कैसे? अनुकरण करके और प्रत्यक्ष विधि से। सामने कोई चीज़ बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से है तभी सीखेगा। आत्म केंद्रित होता है बच्चा, खुद से प्रेम करता है। खुद से प्रेम करना क्या कहलाता है? नार्सिसिज्म कहलाता है, ध्यान रखिएगा। मूल प्रवृत्ति पर डिपेंडेंट व्यवहार होता है। कल्पना अधिक होती है। क्वेश्चनिंग करने की एज है, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और जब किशोरावस्था के लास्ट वर्ष चल रहे होते हैं, यानी 0 से 5 वर्ष मानेंगे अगर आप, तो लास्ट जो टाइम पीरियड होता है, इसमें बच्चे का सामाजिक विकास होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में बाहर के बच्चों के साथ खेलता है तो धीरे धीरे सामाजिक विकास होने लगता है। शैशवावस्था की अगर हम बात करें तो शैशवावस्था को वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल कहा। ऐसा काल? सीखने का आदर्श काल या सीखने का अनोखा काल कहा। इसको खतरनाक उम्र या नाजुक उम्र या पूर्व विद्यालय की उम्र। कौन सी उम्र? पूर्व विद्यालय की उम्र। ध्यान रखिएगा, विद्यालय की उम्र नहीं, पूर्व विद्यालय की उम्र कहा। किसने? वैलेंटाइन ने। रूसो ने कहा कि हाथ, पैर और नेत्र बच्चे के शुरुआती शिक्षक होते हैं। कैसे शिक्षक? शुरुआती शिक्षक। वॉटसन ने क्या कहा शैशवावस्था के संदर्भ में? सीखने की सीमा व तीव्रता अन्य अवस्था से अधिक होती है। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं ये पॉइंट। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको देखिए। क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारवाद समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती है। ऑप्शन है आत्मसात, समंजन, अनुकूलन, स्कीमा। इसका आंसर करेंगे क्या होगा? पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारवाद समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में क्या कहलाती है? तो पहले हम बात करेंगे इसके करेक्ट आंसर की। करेक्ट आंसर है स्कीमा। स्कीमा जो शब्द है इसका प्रयोग किया किसने? जीन पियाजे ने। किसने इसका प्रयोग किया? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने ये जो स्कीमा शब्द है, कौन सा शब्द? स्कीमा। इसको कहाँ से लिया? इसको जीव विज्ञान से लिया है। कहाँ से लिया? जीव विज्ञान से। स्कीमा क्या है? स्कीमा है मानसिक संरचना की व्यवहारवाद समानांतर प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? मानसिक संरचना की व्यवहारवाद समानांतर प्रक्रिया। यानी जो हमारा मस्तिष्क है, ये हमारा जो मस्तिष्क है, मान लीजिए ये हमारा मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क की मानसिक जो संरचना है वो व्यवहारवादी समानांतर प्रक्रिया, यानी व्यवहारवाद मतलब हमारे सामने जैसा व्यवहार हुआ, अगर हमने उसी के अकॉर्डिंग ही हमने प्रक्रिया दी, हमने रिप्लाई दिया, तो वो क्या है? स्कीमा है। जब तक हमारे स्कीमा में, हमारे माइंड में, हमारे मानसिक प्रक्रिया में कोई चीज़ ऐड नहीं होगी पहले से, तब तक हम उसका आंसर नहीं दे सकते, उसी के समान हम व्यवहार नहीं कर सकते, समानांतर प्रक्रिया हम नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं बच्चे के विकास की, तो अगर आपके स्कीमा में ऐड ही नहीं होगा कि 4 अवस्थाएं बताई हैं, तो आप इसका करेक्ट आंसर कैसे दे पाएंगे? तो स्कीमा क्या है? मानसिक संरचना की व्यवहारवाद समानांतर प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? स्कीमा कहेंगे। स्कीमा शब्द का प्रयोग किसने किया? जीन पियाजे ने किया। स्कीमा शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो जीव विज्ञान से लिया गया है। इतने आपको पॉइंट याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर देंगे, बहुत ही सोच समझ कर आपको आंसर देना है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता हैं, ये पुस्तक है, बुक है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। इसके आपको रचयिता बताने हैं कौन है, इसके लेखक आपको बताने हैं कौन है। ऑप्शन है जॉन डीवी, एरिक्सन, वॉटसन, फ्राइड। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इस पुस्तक को लिखा है किसने? एरिक एरिक्सन ने। एरिक एरिक्सन ने मानव विकास की, मानव के पूरे जन्म से लेकर और मृत्यु तक, यानी बुढ़ापे तक का पूरा सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया पूरे तरीके से, कि किस तरीके से बच्चा या बालक या व्यक्ति समाज में रहकर व्यवहार करता है। तो ये बात किसने कही? एरिक एरिक्सन ने कही थी। इनके सिद्धांत को मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। कैसा सिद्धांत? मनोसामाजिक सिद्धांत।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। एरिक एरिक्सन की पुस्तक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, स्टार करके रखेंगे इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फैक्चुअल क्वेश्चन है, बुक्स का नाम है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये जो सिद्धांत है, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, जो 3 स्टेज आपके सामने दी गई हैं, 3 लेवल आपके सामने दी गए हैं स्तर, ये कोहलबर्ग का सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? नैतिक विकास का सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर करेंगे क्या होगा? विवेक की अवस्था, बच्चा विवेक रूप से कब सोचने लगता है, ये आपको बताना है। आंसर करिए जल्दी से। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन होगा 3rd, पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल अवस्था होती है जिसमें बच्चा विवेक रूप से सोचने लगता है, विवेकी तरीके से, पूरे ध्यान से किसी चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से सोचने लगता है। कब? पोस्ट कन्वेंशनल में। कब सोचने लगता है? पोस्ट कन्वेंशनल अवस्था। तो 3rd ऑप्शन यहाँ करेक्ट हुआ। जिन लोगों ने 3rd ऑप्शन को आंसर किया है उन सभी का करेक्ट है। और आपको ध्यान रखना है, ये जो स्टेजेज हैं, ये जो लेवल हैं, 3 लेवल की बात की किसने? कोहलबर्ग ने। और 6 स्टेज बताई हैं। एक लेवल में 2 स्टेज बताई थी। एक लेवल में कितनी स्टेज? 2 स्टेज। बात करें अगर हम कोहलबर्ग की, तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत मैंने चैनल पर पूरे तरीके से डिस्कस किया है कंप्लीट। अगर आपने नहीं देखा है नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग का, तो उसको जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सीटेट में 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है हमेशा, हर बार, बहुत महत्वपूर्ण है। और किसी भी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो कोहलबर्ग से क्वेश्चन जरूर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा और वाल्टर ने बल दिया। ऑप्शन है पुरस्कार तथा सजा, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, वास्तविकीकरण या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर करेंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा और वाल्टर ने बल दिया। आपको ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बंडूरा कहते हैं कि बच्चा समाज को देख देख कर सीखता है, समाज का अनुकरण करके सीखता है, निरीक्षण करके सीखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है। ये बात कौन कहते हैं? बंडूरा। और बंडूरा के साथ में वाल्टर ने भी इस पर बल दिया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। 2nd ऑप्शन करेक्ट है। अल्बर्ट बंडूरा, यानी कंप्लीट जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में लगभग मैंने चैनल पे आपको प्रोवाइड किया है, बिल्कुल फ्री में डेटा और एकदम बेहतरीन कंटेंट फ्री में आपको प्रोवाइड किया है। अगर हम बात करें अल्बर्ट बंडूरा की, तो अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। अब आपको कन्फ्यूज नहीं होना, जो मैंने अभी बताया था आपको, एरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। कौन सा? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। वहीं बंडूरा ने दिया था सामाजिक विकास का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि बच्चा समाज को देख देख कर, समाज का निरीक्षण करके, समाज का ऑब्जर्व करके, समाज का अनुकरण करके सीखता है। ये बात कौन कहते हैं? अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। और अगर हम बात करें कि सामाजिक अंत्यक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, ये तीनों सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नाम मतलब कॉमन से लगते हैं। एक है सामाजिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सामाजिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। दूसरा है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत ये किसने दिया? एरिक्सन ने दिया। तीसरा है सामाजिक अंत्यक्रिया का सिद्धांत। सामाजिक अंत्यक्रिया का सिद्धांत ये किसने दिया? ये दिया जेबी वॉटसन ने। जेबी वॉटसन कहते हैं कि बच्चा समाज के साथ अंत्यक्रिया करके सीखता है। बंडूरा कहते हैं कि बच्चा समाज को देखकर सीखता है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, देखकर सीखता है। बंडूरा कहते हैं समाज के साथ अंत्यक्रिया करके सीखता है। और ये बात कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत महत्वपूर्ण है, आंसर करेंगे बहुत सोच समझ के। सीखने की आयु मानी जाती है, सीखने की आयु मानी जाती है 8 से 10 वर्ष, 7 से 10 वर्ष, 1 से 5 वर्ष या 8 से 20 वर्ष। इसका आंसर करेंगे क्या होगा? सीखने की आयु, सीखने का अनोखा काल किसको कहा था? शैशवावस्था को। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। ठीक है, शैशवावस्था किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा था। तो सीखने की आयु क्या हो जाएगी? 1 से 5 वर्ष। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। अगर पिछला क्वेश्चन आपने ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप इसका आंसर आराम से कर ले गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 13। अधिगम वक्र द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं, यह कथन है।
अधिगम का जो वक्र है, अधिगम के वक्र के द्वारा, जैसे अधिगम का वक्र नहीं बनता इस तरीके से, तो अधिगम वक्र द्वारा सीखने की मात्रा कि कितनी मात्रा में सीखा, सीखने की गति कौन सी गति से सीखा, और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं, यह कथन किसका है? ये कथन किसने कहा? गेट्स व अन्य ने, रूसो ने, वुडवर्थ ने, वारेन ने। अब देखिए ये किसी के द्वारा दी गई स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आपको याद करनी ही पड़ेगी। इसके लिए आप खुद से एक लॉजिक लगाकर अपनी खुद की ही शॉर्ट की बना सकते हैं, खुद का निमोनिक बना सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गेट्स। गेट्स इस बात को कहते हैं कि अधिगम वक्र द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन किया जाता है। ये बात कौन कहेंगे? गेट्स व अन्य। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हुआ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरंभ में सीखने की गति मंद व बाद में तीव्र हो जाती है, इसे कहते हैं। ऑप्शन है नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। डबल टाइपिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम बात करें पहले इसके करेक्ट आंसर की, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आप इनको कैसे याद रख सकते हैं। जो हमारे सीखने के वक्र हैं इनको आप कैसे लर्न कर सकते हैं एक ही ट्रिक के साथ में। ट्रिक है, निमोनिक है, या चीज़ों को जोड़कर मैं आपको बताऊंगी कि आप कभी नहीं भूलें। तो आरंभ में जब सीखने की गति मंद होती है, सीखने की गति कैसी होती है? मंद। मंद का मतलब आरंभ में कैसी है? ना के बराबर। कैसी है? ना के बराबर यानी ना, ना के बराबर यानी ना। आरंभ में कैसी है? मंद, फिर तीव्र हो जाती है, यानी पहले क्या है? ना के बराबर, फिर उसमें उन्नति हो जाती है, तो क्या हो जाता है? नतोदर। नतोदर यानी पहले ना और फिर उन्नति हो गई, तो नतोदर हो गया। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ करेक्ट है। अगर आपसे कहा जाता कि पहले सीखने की गति कैसी होती है? कैसी होती है? तेज होती है, यानी पहले क्या होती है? उन्नति। पहले क्या होती है? उन्नति, और फिर क्या होती है? बाद में मंद हो जाती है। बाद में क्या हो जाती है? मंद हो जाती है, तो तोदर। ठीक है, उन्नतोदर। तो जब पहले तेज होगी यानी पहले उन्नति होगी उसमें, तो उन्नतोदर होगा। पहले कमी होगी, मंद होगा, तो ना के बराबर होगी, नतोदर होगा। पहले उन्नति होगी, तेज होगा, तो उन्नतोदर होगा। और जब तेज और मंद दोनों तरीके की हो तो मिश्रित वक्र हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नतोदर, उन्नतोदर और मिश्रित वक्र ये वक्र के प्रकार हैं। अगर हम बात करें पठारकी के अधिगम का, पठार कैसे बनता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैं पठार भी आपको बता देती हूँ। जैसे आपने अधिगम किया, आप अधिगम कर रहे हैं, और अधिगम लयात्मक होता है। ये बात किसने कही थी? हरलॉक ने कही थी। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके सामने। ये हरलॉक ने कहा था ये बात कि सीखना जो है, अधिगम जो है लयात्मक होता है। कैसा होता है? लयात्मक होता है, यानी लय में। तो मान लीजिए कि आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, और सीडीपी आपने पढ़ी, कभी तेज़ कभी धीमा आपकी स्पीड रही, और यहाँ पर आकर आप बन गए टीचर, और जब टीचर बन गए तो आपको सीडीपी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ना तो आपने सीडीपी को पढ़ा और ना एक साथ आप सीडीपी को भूल पाए। ऐसा थोड़ी है कि आपने जीन प्याजे पढ़ लिया तो आप एक दिन जैसे ही आपकी जॉब लगी आप जीन प्याजे भूल जाएंगे। कुछ दिन तो आपको याद रहेगा ना, कुछ दिन याद रहेगा ना। तो आप यहाँ नया सीखेंगे जीन प्याजे के बारे में, और ना पुराने को भूल पाएंगे, तो क्या बन जाएगा? अधिगम का पठार बन जाएगा यहाँ पठार। और फिर क्या होगा? धीरे धीरे आप बिल्कुल उसको भूल जाएंगे। तो जब आप ना तो नया कुछ सीखते हैं ना पुराने को भूल रहे होते हैं, तो उस जगह पर क्या बनता है? एक पठार टाइप का बन जाता है, उसी को हम अधिगम का पठार कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15। और गाइज ये क्वेश्चन आपको अगर पसंद आए हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रख लें, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। तो चलिए क्वेश्चन 15 को देख लेते हैं। संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। संरचनात्मक सिद्धांत, इसके प्रवर्तक आपको बताने हैं। जीन प्याजे होंगे, जेरोम ब्रूनर होंगे, जॉन डीवी होंगे, या मन होंगे? इसका आंसर कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? संरचनात्मक सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? किसने दिया था संरचनात्मक सिद्धांत? तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके करेक्ट आंसर की। इसके करेक्ट आंसर की हम बात कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर को संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक या जनक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। इसी तरीके से और भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे प्रयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? आपको ध्यान रखना है, ये प्रयोजनवाद को उद्देश्यवाद भी कहते हैं, और इसको दिया विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की भी बात की। किसकी? मूल प्रवृत्तियों की बात की किसने? विलियम मैकडूगल ने। ठीक, ध्यान रखना। संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने दिया। संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने। आगे चलेंगे, और आगे अब क्वेश्चंस आपके फिनिश हो चुके हैं, यहीं पर एंड हो चुका आपके क्वेश्चंस का। 15 क्वेश्चंस थे इस वीडियो में। अब हमें ये बता दीजिए आप कि आउट ऑफ 15 आपने कितना स्कोर किया, कितने आपके सही हुए। जल्दी से कमेंट करके बताइए 15 में से आपने कितने सही किए, आपको ये बताना है। और ये जो मिक्स क्वेश्चंस लेकर आने का तरीका ठीक है, या फिर आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं उनको टॉपिक वाइज लेकर आया जाए, ये भी कमेंट करके बताइए। आपके सुझाव क्या हैं?
उसी तरीके से हम काम करेंगे जैसा आपका सुझाव होगा। वैसे मिक्स ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक एक टॉपिक करके हम मोस्टली टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। आपकी जैसे आपका सुझाव था कि जो जीवन कौशल और शिक्षण कौशल है उनको कराया जाए, तो उनको भी आपके लिए लेकर आया गया। उसी तरीके से अगर आपका कोई सुझाव, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें।